So in last lecture we discussed what is DBMS architecture, last to last lecture. और last lecture में हमने discuss करना start किया था what is the structure of a database management system. The database management system में कौन कौन से components होते हैं जब हम query डालते हैं, data को assess करते हैं, insert करते हैं, delete करते हैं, statements और queries लगा के create, select वगैरह वाली MySQL में या किसी भी टाइप का database management system हो, तो वो किस किस कंपोनेंट के थ्रू होकर किस तरह से क्वेरी प्रोसेस होती है और हमें किस तरह से डेटा मिलता है वो हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था. सो लास्ट टाइम वी डिस्कस कि या तो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू कोई भी मैनिपुलेट करने वाली क्वेरी आ सकती है कि ये वाले डाटा में इस बच्चे का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दो, इंसर्ट या डिलीट कर दो, या आप सिलेक्ट कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो डाटा. वो डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है और वो यहाँ पर डीएमएल कंपाइलर जो है वो हमारी हाई लेवल जो क्वेरी होगी उसको लो लेवल में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद हमारे पास यूजर्स की तरफ से सीधी क्वेरी आती है तो वो क्वेरी प्रोसेसर में जाती है. फिर जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी तरफ से हमारे पास डीडीएल वाली जो क्वेरीज है वो आती हैं, जिसमें अगर किसी ने नया टेबल क्रिएट करना है, नया डेटाबेस क्रिएट करना है या टेबल डिलीट करना है, इस तरह की क्वेरीज जो है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही चला सकते हैं जिसके पास परमिशन हो चीजों को डिलीट करने की, बड़े जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिलीट करने की या नए डेटाबेसेस बनाने की. ठीक है. उसके बाद आपके पास ये जो डैश्ड बॉक्स है, रेक्टेंगल है, आप देख पा रहे हो जिसमें साइड पे डीबीएमएस लिखा है और डेटा मैनेजर लिखा है. ठीक है, या डेटाबेस मैनेजर लिखा है, या आप इसको स्टोरेज मैनेजर भी बोल सकते हो. तो ये पूरा बॉक्स जो है आपका स्टोरेज मैनेजर, डेटा मैनेजर या डेटाबेस मैनेजर होता है. ठीक है. अब द थिंग इज कि इसमें बहुत ही छोटी चीजें होती हैं, जैसे ऑथराइजेशन कंट्रोल हो गया, कमांड प्रोसेसर हो गया, ट्रांजैक्शन मैनेजर हो गया, बफर मैनेजर, रिकवरी मैनेजर, शेड्यूलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, इंटीग्रिटी चेकर. हमने इतनी डिटेल में इसमें नहीं जाना है कि ये सारी चीजें क्या क्या करती हैं, क्योंकि अभी हमने ऑथराइजेशन या ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्या होती है या इंटेग्रिटी क्या होती है वो हमने स्टडी नहीं किया है, वो आपकी नेक्स्ट यूनिट्स में है डिटेल में. ठीक है ना. तो अभी के लिए आपने बस ये समझना है कि जब हमारे पास क्वेरीज आती हैं तो पहले तो वो ऑथराइजेशन कंट्रोल मींस कि जब हमारे पास क्वेरी आई तो ऑथराइजेशन चेक होती है कि क्या ये क्वेरी ऑथेंटिक सोर्स से आई है, किसी ने हैक तो नहीं किया. अगर ऐसा तो नहीं है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम की तरफ से कोई ऐसी क्वेरी आ गई है जो क्वेरी डालना उसको अलाउड ना हो. सपोज एप्लीकेशन प्रोग्राम को जैसे डाटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने अलाउ नहीं किया कि आप नया डाटाबेस नहीं क्रिएट कर सकता यूजर, तो यहाँ ऑथराइजेशन कंट्रोल उस क्वेरी को चेक करेगा कि क्या ये वो क्वेरी तो नहीं है जो हमने इसको अलाउ ही नहीं किया. तो अगर वो क्वेरी है कि अगर हमने उसको परमिशन नहीं दी है इस क्वेरी को यूज करने की, तो वो इसको एरर दिखा देगा कि आप ये क्वेरी यूज नहीं कर सकते हो, इस क्वेरी का आंसर आपको नहीं मिलेगा. अगर तो वो क्वेरी आप ऑथेंटिकली आप लगा सकते हो तो आप ऑथराइजेशन कंट्रोल से पार हो जाओगे. फिर उसके बाद आपकी जो कमांड आपने डाली है वो प्रोसेस होनी शुरू हो जाएगी. ठीक है. जो उसके बाद बहुत छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं. क्वेरी ऑप्टिमाइजर होता है कि जो क्वेरी है उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको बस समझ के उसका कंक्लूजन निकालना, वो क्वेरी ऑप्टिमाइजर करता है. फिर उसके बाद इंटीग्रिटी चेकर. इंटीग्रिटी चेकर का मतलब होता है, इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए या उसमें इनकंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पे इन्फॉर्मेशन कोई और है और दूसरी जगह पे इन्फॉर्मेशन कोई और है. इंटीग्रिटी को भी हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. सो इंटीग्रिटी चेकर होगा कि क्या हमारा डाटा इंटीग्रेटेडली ही हम उसको असेस कर पा रहे हैं ना. उसके बाद यहाँ साइड पे शेड्यूलर है. शेड्यूलर का मतलब सपोज आपने 100 क्वेरीज डाली, तो ऐसा ही होना चाहिए ना कि अगर आपने 100 क्वेरीज डाली है तो उनका उसी सीरीज में आंसर आए. जब आपने एक ही प्रोग्राम में 100 क्वेरीज डाल दी है कि उसको डेटाबेस को असेस करो, उसमें ये इंसर्ट करो, ये करो, ये करो, तो वो सारी चीजें एक सीक्वेंस में चलनी चाहिए. तो शेड्यूलर ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो डाटा आपको मिल रहा है वो सीक्वेंस में मिले आपको, जिस तरह से आपने क्वेरी डाली है उसी तरह से आपको आंसर आएगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर एक जो छोटा बॉक्स है वो है बफर मैनेजर और रिकवरी मैनेजर. ये दोनों जो चीजें हैं ये एक्चुअल में डेटाबेस को हैंडल करते हैं. उसके बाद आप नीचे ये गोल बॉक्स देख रहे हो ना, एक सिलेंडर की शेप में लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर एक्चुअल में जो डेटाबेस है वो स्टोर होता है.
ठीक है, जिसको हम डेटा फाइल्स बोलते हैं, जहां हमारा एक्चुअल डेटाबेस स्टोर होता है। डाटा डिक्शनरी का मतलब डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन जहां स्टोर्ड होती है वो डेटा डिक्शनरी है। जैसे हमारा एक डेटाबेस बना हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, उसमें कितने सारे टेबल्स हैं, उसमें बच्चों की इंफॉर्मेशन है, उसमें एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है, उसमें जो झाड़ू पोछे वाले काम करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन है, वो डेटा फाइल्स में स्टोर्ड होती है। जब हम डेटा डिक्शनरी की बात करते हैं, डेटा डिक्शनरी या मेटा डेटा मीन्स डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में, इसमें डेटाबेस के बारे में लिखा होता है कि ये हमारा डेटाबेस है, इसमें 5 टेबल्स हैं, इस टेबल में इतने रोज एंड कॉलम्स हैं, इस टेबल में इतने रोज एंड कॉलम्स हैं। तो जब आपके डेटाबेस के बारे में बताया गया हो उसको हम बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। तो बेसिकली क्या होता है, यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, कंपाइल होती है क्वेरी, उसके बाद वो चेक होती है कि वो क्वेरी कोई गलत तो नहीं है, कि उसमें कुछ एरर तो नहीं है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि जो हमारी क्वेरी है कहीं वो हमारे डेटा को खराब तो नहीं कर रही है, इनकंसिस्टेंट तो नहीं बना रही है। उसके बाद जो हमारा डेटा है, जो बफर मैनेजर है, अच्छा बफर मैनेजर क्या होता है, बफर मैनेजर एक टेम्पररी स्टोरेज होती है, जैसे हमारी मेन मेमोरी होती है ना कंप्यूटर में, और हमारी कैश मेमोरी होती है। तो आपने क्या बताया था मुझे कि कैश मेमोरी एक टेम्पररी स्टोरेज मेमोरी होती है, जिसमें अगर हमने डाटा एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो हम टेम्पररीली डाटा कैश में स्टोर करते हैं। इसी तरह से जो बफर मैनेजर है वो कैश मेमोरी की तरह है। नीचे जो हमारा ये सिलेंडर शेप में डाटा फाइल्स पड़ी है, ये हमारी मेन मेमोरी है जहाँ पे हमारा डेटा पड़ा है। तो अगर हमने कोई टेम्पररी डेटा रखना हो तो वो हम बफर मैनेजर में रखते हैं। तो क्वेरी प्रोसेस होती है, प्रोसेस होने के बाद हमारी जो नीचे डेटाबेस बना हुआ है, डेटा फाइल्स में से डेटा असेस होता है, और वापस हम उसको, जो हमारी जो भी एप्लीकेशन है या जहां पे भी हमने उसको आंसर देना है, उसको जो क्वेरी का आंसर है हम भेज देते हैं यूजर को। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर चलता है। अगर आपको इसको डिटेल में नहीं करना तो आप एक और साइट है वहां से भी ये कर सकते हो। सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्होंने इसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो कल उस दिन हमने क्वेरी प्रोसेसर पढ़ लिया था, जो क्वेरीज को प्रोसेस करता है। डीएमएल कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। डीडीएल भी डेफिनेशन वाली जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं, डीडीएल स्टेटमेंट्स, उनको हाई लेवल से लो लेवल में चेंज करता है। ये सब हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे स्टोरेज मैनेजर, जो मैंने आपको अभी बताया, जो डैश बॉक्स में बना हुआ है। So the storage manager is a program that provides an interface between data stored in the database and the queries received. ठीक है ना, डेटा कहाँ स्टोर्ड है, नीचे ये सिलेंडर वाले बॉक्स में, और क्वेरीज कहाँ आ रही है, ऊपर हमारे पास एक क्वेरीज है। इन दोनों के बीच वाला जो इंटरफेस है, जो क्वेरीज समझ के डेटा निकाल के देता है, उसको हम स्टोरेज मैनेजर या डेटाबेस मैनेजर बोलते हैं, जो पूरे प्रोसेसेस को मैनेज करता है। दोनों क्वेरीज में, क्वेरीज वाला जो इंटरफेस, जो क्वेरीज रिसीव होती है और जो हमारा एक्चुअल में डेटाबेस है, उन दोनों में हमारा ये एक इंटरफेस जो है वो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। So it is also known as database control system. इसको database control system भी बोलते हैं। It means it maintains the consistency and integrity of the database. कंसिस्टेंसी इंटीग्रिटी का मतलब अगर आपको यहाँ नहीं क्लियर होगा, डोंट वरी, जस्ट मेमोराइज इट एज इट इज, वी विल डिस्कस इट इन लेटर यूनिट्स। कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी का आप ओवरऑल ये मतलब समझ लो कि हमारा डेटा जो है वो खराब नहीं होना चाहिए, उसमें एक जगह पे कुछ और मेंशन किया है और दूसरी जगह पे कोई चेंज नहीं हुआ, सपोज हमने अपडेट कर दिया, वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए, डाटा एक जैसा होना चाहिए। बाय अप्लाइंग द कंस्ट्रेंट्स एंड एग्जीक्यूट्स डीसीएल स्टेटमेंट। कंस्ट्रेंट्स मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिनसे हमारी इंटीग्रिटी है जो डाटाबेस की वो बनी रहती है, एंड एग्जीक्यूट्स डीसीएल स्टेटमेंट्स। अब जैसे डीडीएल स्टेटमेंट्स थी, डीएमएल स्टेटमेंट्स थी, डीसीएल स्टेटमेंट्स होती हैं डेटाबेस डेटा कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का मतलब, हम जैसे किसी को अगर हमने परमिशन ग्रांट करनी है कि तुम यूजर हो, मैं तुमको ये परमिशन देती हूँ कि तुम डेटाबेस क्रिएट कर लो, तो दैट मीन्स मैंने उसको ग्रांट की कमांड दे दी, वो डीसीएल में आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मैं नीचे दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखो, ग्रांट, अगर हमने किसी को कोई डेटाबेस में असेस करने का प्रिविलेज देना है तो उसके लिए हम ग्रांट यूज करते हैं। अगर हमने किसी से प्रिविलेज या परमिशन वापस लेनी है कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, उसके लिए हम रिवोक यूज करते हैं, तो उसको हम डीसीएल लैंग्वेज बोलते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज।
तो स्टोरेज मैनेजर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को भी असेस करता है। ये जो आता है ना ऑथराइजेशन कंट्रोल, ये डीसीएल के अंडर ही आता है, या ट्रांजैक्शन मैनेजर ये भी ये टीसीएल के अंडर आता है। तो इस तरह से जो हमारा स्टोरेज मैनेजर में क्या होता है, एक तो ये इंटरफेस है क्वेरीज और डेटाबेस के बीच में, और जब उसने डेटाबेस में से निकाल के क्वेरीज हमें आंसर देना है तो ये कंसिस्टेंसी चेक करता है, इंटीग्रिटी चेक करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स देखता है कि क्या इनको परमिशन है ये क्वेरी चलाने की, अगर है तो ही ये हमें जो डेटाबेस में चेंजेस करके देता है जो भी हमने करना है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग, स्टोरिंग, डिलीटिंग एंड रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। डाटा में अपडेशन करनी है क्वेरी के हिसाब से, डाटा में स्टोर करना है, कुछ इंसर्ट करना है, या डाटा में से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है, या डेटाबेस में से निकाल के डेटा असेस करना है, वो सारी चीजें क्या करता है स्टोरेज मैनेजर परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद वो जो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं कि ऑथराइजेशन मैनेजर क्या करता है, इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करता है, ये सब एक लाइनों में बताया हुआ है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि ये चीज क्या है, क्योंकि ये हमने रोल बेस्ड असेस कंट्रोल ये सब हमने नहीं किया है, ये आगे जाके है आपको, तो डोंट वरी, तब तक आपको क्लियर हो जाएगा। सो ऑथराइजेशन कंट्रोल क्या करता है, इट इंश्योर्स रोल बेस्ड असेस कंट्रोल। नाम से पता चल रहा है, जैसे मैं हूं, अगर मेरा रोल एडमिनिस्ट्रेशन का है, दैट मीन्स अगर मेरा रोल डीबीए का है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का है, दैट मीन्स मेरे पास परमिशन है कि मैं ऐसी कुछ कमांड्स लगा सकती हूँ जो कि मुझे अलाउड है लगानी, तो वो ऑथराइजेशन मैनेजर चेक करता है। checks whether the particular person is privileged to perform the requested operation or not। जो भी इंसान लॉगिन करके क्वेरी लगा रहा है, ये चेक करता है कि क्या उसको परमिशन है इस तरह की क्वेरी लगाने की या नहीं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रिटी मैनेजर क्या करता है, इट चेक्स द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स व्हेन द डेटाबेस इज मॉडिफाइड। जब डेटाबेस में हम कुछ अपडेशन करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, तो ये बस ये चेक करता है कि क्या हमारा डेटाबेस में इंटीग्रिटी जो है वो मतलब सही है, डाटा हमारा खराब तो नहीं हुआ, डाटा हमारा डिस्टॉर्ट तो नहीं हुआ। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी आप आगे जाके पढ़ोगे। ट्रांजैक्शन मैनेजर, अगर जैसे मैंने आपको पिछली बार भी एग्जांपल दी थी, सपोज हम क्या करते हैं, अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जमा कर रहे हैं। ठीक है, एक अकाउंट से मैंने पैसे निकाल दिए और दूसरे में जमा कर दिए, हो सकता है बीच में सिस्टम में फेलियर आ गया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके अकाउंट में पैसे, दूसरे में पैसे पड़े नहीं और पिछले वाले से कट हो गए। ठीक है, तो आपके पैसे गए कहाँ पे, अगर पीछे वाले अकाउंट में से आपके पैसे कट हो गए और दूसरे वाले अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुए, तो आपके पैसे गए कहाँ पे, इसको हम इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो ये वाली जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, इस तरह की जो पेमेंट वाली ट्रांजैक्शंस करते हैं, इस तरह की ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन मैनेजर होता है, ताकि जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं वो शेड्यूल्ड वे में परफॉर्म हो। अगर मैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे डाल रही हूँ, या तो वो दूसरे अकाउंट तक पहुंच जाए या पिछले वाले अकाउंट से कटे ही ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ट्रांजैक्शन मैनेजर कंट्रोल करता है। It controls concurrent access by performing the operations in a scheduled way that it receives the transaction। हो सकता है एक ही टाइम पे कितने सारे लोग एक ही अकाउंट को असेस कर रहे हो, एक ही चीज को असेस कर रहे हो। तो होता है ना, कभी कभी हम जैसे कोई वेबसाइट असेस करना चाहते हैं तो उनका सर्वर डाउन हो जाता है, और हम जब रिजल्ट चेक करना होता है, मोस्टली यही होता है, क्योंकि लाखों हजारों लोग उसी सर्वर को असेस करने लगे होते हैं। डाटाबेस तो एक ही है ना, सपोज आपका +2 का रिजल्ट आया, तो एक्चुअल में आपका रिजल्ट तो डेटाबेस पे पड़ा है, समवेयर यू आर असेसिंग द डाटाबेस जो सर्वर पे पड़ा है। क्यों वो सर्वर डाउन हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी ट्रांजैक्शंस, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक ही टाइम पे संभालना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए तो वो ट्रांजैक्शन मैनेजर हैंडल करता है। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका फाइल मैनेजर। It manages the file space and the data structure used to represent information in the database। ये स्पेस को हैंडल करता है। बफर मैनेजर क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैश मेमोरी एंड ट्रांसफर डेटा बिटवीन सेकेंडरी स्टोरेज एंड मेमोरी, मेन मेमोरी। जहां पे हमारा मेन मेमोरी में डेटा पड़ा है, अगर डाटा हमें टेम्पररी स्टोर करना है तो उसके लिए हम बफर मैनेजर जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर वाला पार्ट। ये वाला जो हमने सेंटर वाला पार्ट किया, जिसको हम स्टोरेज मैनेजर या डेटाबेस मैनेजर बोलते हैं। उसके बाद नीचे अब ये जो सिलेंडर बने हैं, डेटा फाइल्स और डेटा डिक्शनरी, ये क्या होता है, सो डिस्क स्टोरेज, जहां पर एक्चुअल में हमारा डेटा स्टोर्ड है, उसके ये कंपोनेंट्स होते हैं। डेटा फाइल्स वो होती हैं जहां पे एक्चुअल में हमारा डेटाबेस जो है वो स्टोर्ड होता है। ठीक है, देन डेटा डिक्शनरी मींस
इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, टेबल्स हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, डेटाबेस का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी स्टोर करती है। डिक्शनरी नाम से क्लियर है ना, मतलब डेटा किस तरह का है, हमारे डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, डेटा में कितने टेबल्स हैं, हर एक टेबल में कितने रोज एंड कॉलम्स हैं, वो सारा कुछ डेटा डिक्शनरी में सेव होता है, जिसको हम मेटा डाटा भी बोलते हैं। It is repository of information that governs the metadata. Repository means record होता है हमारे metadata का, हमारे database के बारे में information होती है इसमें। Indices, it provides faster retrieval of data item. इसको छोड़ दो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से करना है, आप यहाँ भी कर सकते हो। इस साइट का नाम है Geeks for Geeks, ठीक है। In case you don't want to do this detailed one, then you can always लुक फॉर अनदर ऑप्शन। एक ये ऑप्शन है जिसका नाम है ट्यूटोरियल लिंक करके वेबसाइट है, यहाँ पर भी डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इन्होंने इसमें क्या किया है, जो क्वेरीज हैं उसके बारे में बस कंपाइलर्स ही लिखे हैं, और ये जो स्टोरेज डेटा मैनेजर था उसको सिर्फ एक बॉक्स में लिखा है, और उसके अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनको वहां यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। हो गया, तो उनको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर आपको डिटेल्ड में इसको डिफाइन नहीं करना है, जैसे इसमें ये बॉक्स में सारा ही डेटाबेस मैनेजर डिफाइन किया गया हुआ है कि कितने छोटे छोटे उसमें होती हैं कंपोनेंट्स, अगर आप उसको नहीं करना चाहते तो आप ये छोटा वाला जो है वो यूज कर सकते हो, और आप इसको स्टडी करोगे तो वही सेम चीजें लिखी हैं जो हमने यहाँ पढ़ी है। हाँ, बतानी जरूर है सभी चीजें इसमें, जैसे हेडिंग्स डाल के लिखी हुई है ना, डीएमएल कंपाइलर, स्टोरेज मैनेजर में क्या क्या होता है, यहाँ पर सीधे सीधे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे इनका वाला डेटा मैनेजर पढ़ूं तो यहाँ पे भी वही सारा कुछ लिखा हुआ है, दैट द डेटा मैनेजर या स्टोरेज मैनेजर क्या करता है, सेंट्रल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जिसको हम डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या क्या होते हैं, सबसे पहले तो कन्वर्ट्स ऑपरेशंस इन यूजर्स क्वेरी कमिंग फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम, और कॉम्बिनेशन ऑफ डीएमएल कंपाइलर, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, क्वेरी प्रोसेसर पूरा इसमें जो है हमारा इन्वॉल्व होता है, जो यहाँ पे हमने क्वेरी प्रोसेसर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल्स डीबीएमएस इंफॉर्मेशन असेस, जो इंफॉर्मेशन डिस्क में से निकाल के असेस करनी है वो कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स हैंडलिंग बफर इन द मेन मेमोरी, वही बफर मैनेजर हमने पढ़ा है, यहाँ पे वो एक सिर्फ एक सिंपल उन्होंने स्टेप्स लाइंस में लिखा हुआ है। it enforces constraints to maintain consistency integrity of data, वही जो हमने पढ़ा वही सेम यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है। इन्होंने बस डेटा मैनेजर को समराइज कर दिया है, उन्होंने डेटा मैनेजर के छोटे छोटे कंपोनेंट्स बना के लिखा है कि ये कंपोनेंट ये काम करता है। इट ऑल्सो सिंक्रोनाइजेस द साइमल्टेनियस ऑपरेशंस, कंकरेंट यूजर जो हमने ट्रांजैक्शन मैनेजर में पढ़ा कि कंकरेंट जो असेस होता है, जैसे एक ही टाइम पे सब लोग ही एक ही चीज को असेस कर रहे हैं, उसको ये हैंडल करता है। इट कंट्रोल्स बैकअप एंड रिकवरी ऑप्शंस, बैकअप और रिकवरी अगर करनी है क्योंकि इसके पास असेस होता है डेटाबेस को, वो भी ये हैंडल करता है। डेटा डिक्शनरी के बारे में भी यहाँ पर सिमिलरली डिटेल में लिखा हुआ है, डेटा फाइल्स क्या होती हैं वो भी लिखा हुआ है। एंड यूजर किस किस टाइप के हो सकते हैं वो मैंने बताया था कि या तो सीधा यूजर एसक्यूएल क्वेरी लगा सकता है या एप्लीकेशन के थ्रू लगा सकता है। सो यू कैन स्टडी फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। देखो, बांटना तो आपने, लेना तो आपने ज्ञान ही है ना, आप कहीं से भी ले सकते हो। आपको मैं बार बार कहती हूँ कि सेल्फ स्टडी से बड़ी स्टडी कुछ नहीं है। जब तक मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगी, जब तक आप लोग खुद नहीं ना पढ़ लेते उसको, अलग अलग सोर्सेस से लेकर खुद उसको एनालाइज करके नहीं समझ लेते, तब तक आपको कभी भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं होगा, मेरे पढ़ाने से कभी भी नहीं होगा। तो आप टॉपिक को सर्च करो, ये दो साइट्स में मुझे बेस्ट लगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, दोनों में से कोई भी कर सकते हो आप, लेकिन कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना और सारा कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आज के टॉपिक में डाउट किसी को, जो तो चीजें हमने नहीं पढ़ी हैं, इंटेग्रिटी, कंसिस्टेंसी, दैट यू विल गेट इट इन कमिंग लेक्चर्स, वो तो हम डिस्कस कर ही लेंगे। उसके अलावा अगर किसी को ओवरऑल प्रोसेस नहीं समझ में आया कि किस तरह से क्वेरी आती है, फिर वो प्रोसेस होती है, फिर वो निकल के उसमें अपडेशंस हो जाती है क्वेरी के हिसाब से। हाँ जी, पूछो, कोई क्वेश्चन है? मैम ये दो वेबसाइट कौन कौन सी, नाम बता दो। आप तो वैसे YouTube पे डालूंगी आपको दिख ही जाएगा, आप लिख देना स्ट्रक्चर, और ये देखो मैंने लिखा DBMS स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो पहली साइट है जो है Geeks for Geeks, और एक दूसरी साइट है ट्यूटोरियल लिंक, इनमें बहुत अच्छे से दोनों में एक्सप्लेन किया हुआ है।
इसमें जो गीक्स फॉर गीक है, इसमें सारा कुछ जो कंपोनेंट्स है वो बनाए हुए हैं। अगर याद करके बना भी दोगे कंपोनेंट्स तो क्या ही दिक्कत है, कंपोनेंट्स बना के सारा कुछ इस तरह से स्टेप्स में बता दो कि डीडीएल कंपाइलर, डीएमएल कंपाइलर, तो यहाँ पे लिखा ही हुआ था क्या क्या होता है, डेटा मैनेजर क्या करता है, डेटा डिक्शनरी क्या होती है। बस यही 7-8 चीजें हैं जो इधर भी है और इधर भी लिखी हुई हैं, सेम चीजें ही हैं, बस उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। तो आप कोई भी इसमें ऑप्शन यूज कर सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? मैम एक बार समझा दो ये वाला जो मेन है इसमें। कौन सा वाला? मैम ये मैम नीचे करना, ये स्ट्रक्चर है। यस मैम, पर जो सिलेंडर बना हुआ है उसके ऊपर वाला जो। अच्छा, यही यही स्टोरेज मैनेजर ही डिस्कस किया है आज हमने। मैं ऊपर एक बार बता देती हूँ, स्टोरेज मैनेजर क्या करता है। हमारा नीचे सिलेंडर वाला डेटाबेस पड़ा है जहाँ पे एक्चुअल में फाइल्स में डिस्क में डेटा पड़ा है, ठीक है। ऊपर हमारे पास है क्वेरीज, जहाँ से हमारे पास यूजर की तरफ से क्वेरीज आती हैं। क्वेरी प्रोसेस करना, ठीक है, उसके बाद चेक करना कि क्या वो क्वेरी ऑथेंटिक जगह से आई है या नहीं आई है, क्या इस क्वेरी को लगाने से हमारी इंटीग्रिटी तो नहीं खराब होगी। वो चेक करने के बाद क्वेरी को प्रोसेस किया जाता है, उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है। उसको ऑप्टिमाइज करना मतलब उसमें से कंक्लूजन निकालना कि बस हमें चाहिए क्या, इसमें से करना क्या है। सपोज उसमें कोई डेटा इंसर्ट करने की क्वेरी थी कि आप ना 10 रिकॉर्ड्स हैं, उसमें 11वां रिकॉर्ड कर दो, जिस किरण, रोल नंबर दिस, फोन नंबर इज दिस एंड एड्रेस इज दिस, इस टेबल में इंसर्ट कर दो। तो ये क्वेरी आई, तो वो चेक करेगा कि क्या इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। चलो जी, कर दिया। करने के बाद ऐसा तो नहीं है, सपोज उसमें 5 कॉलम्स हैं और आपने सिर्फ एक ही रो का वो दिया है डाटा। अगर सपोज उसमें 5 कॉलम्स हैं, एड्रेस भी है उसमें, आपने एड्रेस नहीं दिया, तो वो आप या तो आपको उसमें शो करना पड़ेगा कि एड्रेस में नल वैल्यू डाल दो, ठीक है, मेरा एड्रेस खाली छोड़ दो। नहीं तो वो आपको क्या देगा, एरर दे देगा, क्योंकि उसकी इंटीग्रिटी खराब हो रही है, क्योंकि उसके डाटा में एक नल वैल्यू आ रही है अगर आपने कोई खाली वैल्यू दे दी तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो स्टोरेज मैनेजर या डेटाबेस मैनेजर करता है। तो जो भी इसमें चेंजेस करने होते हैं डेटाबेस में, वो डेटाबेस मैनेजर जो है वो परफॉर्म करता है ये सारे फंक्शंस। आप यहाँ से भी स्टोरेज मैनेजर पढ़ सकते हो, या यहाँ से भी इसका नाम लिखा हुआ है डेटा मैनेजर, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो कि वो क्या क्या चीजें करता है। बस ये एक इंटरफेस है जो डेटा असेस करके उसमें चेंजेस करता है या डेटा को रिट्रीव करके हमें दिखाता है हमारी क्वेरी के हिसाब से, ठीक है। ओके मैम। किसी भी चीज का बैकअप हो सकता है? किसी भी चीज का बैकअप एज इन? मैम मेरा ना सैंडिस्क कार्ड जो है ना वो फॉर्मेट हो गया था, तो मैं उसका पूछना था मैंने। दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में है ना, मैं तो डेटाबेस की बात कर रही हूँ। नहीं मैम, वैसे हो सकता है। वैसे आप चेक कर लो, मैंने तो कभी किया नहीं है। अगर तो आपकी करप्ट होगी और डेटा अगर परमानेंटली डिलीट हो गया है तो फिर तो मुश्किल है, अदरवाइज थोड़ा बहुत करप्टेड डाटा हो जाता होता है। ओके मैम। एनीबडी एल्स इसमें कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी को? हाँ जी बच्चे, बच्चे क्लियर है? बोल बोल के गला Yes, सूख गया ma'am. मेरा, आगे से कुछ बोल दो। यस, नो, एनीथिंग? Clear है, Yes clear है. मैम। ऑलराइट।